पांच राज्यर भोट गणति वर्तमान आरंभ हो जाइए अर्थात कि समय अपेक्षा जमी कहला प्रथम पोस्टाल बैलट तापर ईवीएम सील खोल भोट गणति आरंभ हो से प्रक्रिया वर्तमान आरंभ हो जाइए। तेज जो तथ्य आसिक पहुंची सुशील चंद्र निर्वाचन कमिश्नर कौन कहते से तथ्य आप निकट में पहुंचाऊँ। मशीनें बिल्कुल अलग होती हैं और हम कुछ मशीन रिजर्व में रखते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर कि अगर कोई भी मशीन खराब होती है तो उसको चेंज किया जाता है। वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास होती हैं तो उस डिफरेंट तरीके से मशीनों को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी पोल्ड मशीन जिस पर वोट पड़ चुके हैं वो स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं आ सकती। तो सर फिर एडीएम को सस्पेंड क्यों किया गया बनारस पे जब सब कुछ सही था तो? हाँ जी, बिल्कुल सही बात पूछी आपने कि वो सस्पेंड क्यों किया। इसकी एक प्रक्रिया है कि कोई भी अगर हमारी ईवीएम बाहर जाएगी तो उसकी सूचना हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे। इसमें उसने क्या गलती की थी, उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूचना नहीं दी कि ये मशीनें जा रही हैं और ये मशीनें ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए जा रही हैं। खाली इसकी गलती के लिए कि उसने चूँकि सूचना नहीं दी जिसकी वजह से सारी ये अफवाह फैली, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। सर ऐसा चुनाव में पहली बार हुआ है कि इंडियन चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चरण बगैर किसी रैली के हुए। ये फैसला क्यों किया गया सर? इस फैसले के पीछे क्या सोच थी आपकी और कितने संतुष्ट हैं आपने जो है 2 चरण जो है बगैर रैली के आयोजन करा? मैं बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है ये। देखिए, जब ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब क्योंकि हम तो प्रोसेस स्टार्ट करते थे सितंबर के महीने से और हमारा जो एसएसआर की प्रक्रिया है, अपने इलेक्टोरल रोल को अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो चुकी थी। और सितंबर के और अक्टूबर के महीने में कोई नहीं मालूम था किसी को कोई भी कोविड-19 की 3rd वेव आनी है। लेकिन जैसे जैसे हम दिसंबर के पास पहुँचे तो हमें लगा कि ये ओमिक्रॉन फैल रहा है और इसीलिए हम लोगों ने पूरे कमीशन ने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से चर्चा की इसके बारे में और चीफ सेक्रेटरी से चर्चा की इसके बारे में और जो वहाँ के स्टेट के ही जो अपने हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं उनसे चर्चा की इसके बारे में। और फिर हम लोगों ने पाया कि चूँकि ये तो सुशील चंद्र मुख्य निर्वाचन कमिश्नर जहाँ कहते जो भाव गत 2 दिन धरिकी जो चर्चा हो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जहाँ जो प्रसंग उठे जे प्रकृत में भोट चोरी करुच्ची बीजेपी बोली ए प्रकार आशंका उपजिला कहीं जो भाव ईवीएम गुड़ी स्थानांतर कि वाराणसी एडीएम को सस्पेंड कर प्रोटोकॉल ठीक नथिला बोली वर्तमान निर्वाचन कमिश्नर स्पष्ट करुथिले किंतु एक कथा कहुई जो अभियोग आसी ईवीएम गुड़िक जो भाव जो सन्देहपूर्ण भाव स्थानांतर कर सन्देह उपजिला किंतु पर देखा ताहले उभय भारतीय जनता पार्टी कहतु सरकार कहतु निर्वाचन कमिशन कहतु बारंबार खंडन कर आछंती हाँ किसी प्रोटोकॉल को अवलंबन कराइथिला किंतु जो ईवीएम गुड़िक प्रकृत में वोट पड़ी संपूर्ण भाव त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भितर अच्छी कौन प्रकार टैंपरिंग कराए ना हाथ मरा जाए ना। हाँ जो स्थानांतर करा हूँ ट्रेनिंग पर्पज से किसी प्रोटोकॉल अवलंबन कराई जड़े एडीएम को सस्पेंड करा तो तार स्पष्टीकरण रखुले सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन कमिश्नर। राधा माधव, ये ब्रेकिंग न्यूज आरंभ है 5 राज्य में भोट गणति या देशवासी अपेक्षा रही उत्कंठा बढ़ुला। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन भोट गणति आरंभ हो जाइए। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भोट गणति आरंभ होइछि। प्रथमे पोस्टाल भोट गणति होउछि। ये वर्तमान समय बड़ खबर जहां समस्तंकर अपेक्षा रहितिला जे फलाफल कौन हम। एग्जिट पोल आकलन तो ठीक अच्छी किंतु प्रकृत फलाफल कौन हम ताकू समस्तंकर अपेक्षा रहितिला। मार्च 10 को अपेक्षा थिला एवं वर्तमान समय रे ये गणति मध्य आरंभ हो जाइछि। पूजा या भर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हो जो 5 जो फलाफल आसबार अच्छी उत्तर प्रदेश पर कहुच्छी जो स्पष्ट संकेत अच्छी हूँ मणिपुर को लेकिन जोटि कि उत्तर प्रदेश पर कहुच्छी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में पुणी थे क्षमता को अख्तियार कर तो मणिपुर फलाफल निश्चित एग्जिट पोल फलाफल आप सामना आने को चाहबू। तो गोवा उपर आमे वर्तमान राधा माधव नजर पकाइबा जे गोवा रे प्रकृत रे जदि देखिबा ताहले कड़ा चक्कर रो जनादेश आसुची एग्जिट पोल रे। ये गोवा रो चित्र बीजेपी एवं कांग्रेस मध्य रे कड़ा फाइट मध्य देखिबा को मिली पारे। अनेक एग्जिट पोल रो सर्वे कथा कहूची एवं गत थर मध्य जदि देखिबा 2017 रे गोवा रे कांग्रेस सबुठु बड़ दल भावे उभा होइतिला किंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़िबारे सक्षम होइतिला। कोटना कोठी एथिपाई कांग्रेस रो भूल रणनीति एवं बीजेपी रो स्ट्राटेजी को फैक्टर बोली कुहा जाउथिला एवं बड़ कथा होची तो ये गोवार चित्र जहाँ आप देखुंट एग्जिट पोल रो ये तो आकलन किंतु वास्तव में कौन होची गोवार रिजल्ट खास करी
ता उपरे समस्तंकर नजर रहुछि एवं आज किभଳି जनादेश आसुछि ता उपरे नजर रहुछि। ओके, रिपब्लिक टीवी प्रतिनिधि अलीसा नाराम से अच्छे। अलीसा जी, जो एग्जिट पोल का जो रुझान आया था उसमें बताया गया था कि इसमें कोई स्पष्ट तरीका से जो देखा जाए तो पूरा जो एग्जिट पोल है उसमें उसको लेकर काफ़ी तरह चर्चा चल रहा है और कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है गोवा को लेकर। तो आप वहाँ पे हैं तो क्या देख रहे हैं, अब वहाँ पर क्या चर्चा है, गोवा का पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रहा है? देखिए, इस बार के गोवा पॉलिटिक्स को लेकर बात करें क्योंकि 40 सीटों पर जो है आज निर्णय तय होगा, लेकिन जहां तक देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, क्योंकि फिर चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो शुरुआत से ही जब से कैंपेनिंग शुरू की है उससे शुरुआत से ही इनकी ये बातें लगातार चल रही थी। ये विश्वास हमेशा चल रहा था कि 2022 में बीजेपी इस बार अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि 22 सीटों से ज्यादा जो है यहाँ पर गोवा में जीत कर आएगी। वही कांग्रेस ने अपने आप में ही यहाँ पर सरकार बनाने की बात ऑलरेडी कर चुकी है और कहीं ना कहीं पर उन्होंने आज ही जो है एक तरफ ये कहा है क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कांग्रेस का ये मानना है कि वो इस बार का इलेक्शन जीतेगी, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर का आज 3 बजे का समय भी मांगा है। क्योंकि 2017 में जिस तरीके से कांग्रेस की सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, यानी 17 सीटों से जब कांग्रेस की सीट 17 सीट आई थी और बीजेपी सिर्फ 13 थी, लेकिन कांग्रेस के 10 विधायक जो है, जो जीते हुए विधायक जो थे वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे और इसी लेसन को देखते हुए अब इस बार कांग्रेस ने फिर से अपनी जीत को माना है और ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो राज्यपाल है उनका ऑलरेडी 3 बजे का समय लिया है। हालांकि राज्यपाल की ओर से कोई भी उनको समय नहीं दिया गया है। कुछ ही देर पहले जहां पर अब यहाँ पर प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कई मंदिरों में जाकर ऑफर्स प्रेयर किए हैं काउंटिंग से पहले और एक तरफ उन्होंने भी काफी कॉन्फिडेंस जताया है कि इस बार सरकार जो है वो बीजेपी बनाएगी। हालांकि अलायंस को लेकर बात करें, देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और इस बार की जो गोवा की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो खासतौर पर साइलेंट वोटर्स पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना कि इस बार प्रेडिक्ट करना कहीं ना कहीं पर काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि 12 से 17 सीटें जो है वो बीजेपी लेकर आ सकती है, वहीं पर 13 से 16 सीटें कांग्रेस के साथ होगी। वही जो लोकल पार्टीज है जिसमें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इन सभी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं 1-2 सीट को लेकर उनको भी विश्वास है कि 2 से 3 सीटें उनकी भी आएगी। लेकिन अब बात करें इस बार की, अगर हम पूरे इलेक्शन माहौल को देखें, क्योंकि इस बार न कि सिर्फ कोई सिंगल पार्टी को लेकर बात है, लेकिन इस बार बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी पार्टी जो है, एंटी बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति ऑलरेडी बना चुकी है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि एक बार रिजल्ट बाहर आने के बाद, एक बार नंबर सामने आने के बाद कहीं ना कहीं वो तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के लिए जा सकते हैं। वही बीजेपी की बात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ चल रही है। हालांकि अब सभी निर्भय 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे के भीतर जो है गोवा में जो सरल नंबर है, जो कितनी सीट बीजेपी के पास आई है, कौन से पार्टी को कितने सीट मिले हैं। जी बिल्कुल अलीसा जी, ये जो बात पिछले 2 दिन से चल रही है कि कांग्रेस ने अपने 37 एमएलए कैंडिडेट्स को कहीं नॉर्थ गोवा के कोई रिसोर्ट में छुपा कर रखा है, इसे लेकर वहां पर क्या खबर है? क्या ये हाँ देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने इससे पहले भी जब राहुल गांधी आए थे तो उस समय लॉयल्टी टेस्ट जो है, लॉयल्टी शपथ जो है वो ली थी, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के लिए लेसन रहा है 2017 में। जैसे मैंने पहले बताया कि 17 सीटें जीतने के बावजूद 10 जो एमएलए जो विनिंग कैंडिडेट्स है वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने गोवा में सरकार बनाई थी। लेकिन बिल्कुल जैसे ही प्रमोद सावंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचे थे कल, वहीं पर कांग्रेस के जो है कर्नाटक के लीडर डीके शिव कुमार हो या फिर पी चिदम्बरम हो, दिगंबर कामत हो, इनकी ओर से सभी जो कैंडिडेट है, 37 कैंडिडेट्स है, उनको पहले नॉर्थ गोवा के एक होटल में, यानी एक रिसोर्ट में, बैम्बुलिम रिसोर्ट में रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पर डर जरूर था कांग्रेस को, जिसके बाद फिर उनको शिफ्ट करके साउथ गोवा के मार्गों में रखा गया, ताकि कोई भी कैंडिडेट किसी भी जो है अन्य दूसरे पार्टी से बात ना करे, खासतौर पर बीजेपी से बात ना करे। ये एक लेसन कांग्रेस के लिए जरूर है और एक डर कांग्रेस के अंदर जरूर है। हालांकि इस पर जवाब पर भी गोवा के इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि उनको अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल गोवा का जो इलेक्शन है, गोवा की जो राजनीति है, इस पर हमेशा कहीं ना कहीं पर दिलचस्पी हमने बिल्कुल देखी। एकदम ट्विस्ट एंड टर्न पॉइंट जो है वो हमेशा से देखा गया। इस पर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसकी होगी,
क्योंकि हालांकि दावा सभी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अब अलायंस में सबसे ज्यादा बीजेपी की रणनीति रहेगी। जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहकर जो मैंने जानी है बीजेपी की, क्योंकि अपने लार्जेस्ट सीटों के साथ साथ जितनी भी सीट आएगी उसके बाद बीजेपी जो लोकल पार्टीज है, खासतौर पर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और साथ ही जो इंडिपेंडेंट एमएलए है उनके साथ भी बातचीत बीजेपी करेगी यहाँ पर गोवा में सरकार बनाने के लिए। और अलीसा जी, जो खबर है जो पिछले दिनों चल रही है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसको जाएगी ये तो एग्जिट पोल में कोई स्पष्ट रुझान नहीं आया है, तो एमजीपी और टीएमसी ये दोनों पार्टियों की स्टैंड क्या है? क्योंकि ये दोनों पार्टी जिसके साथ रहेगी वो सरकार बना सकती है, ऐसा बात चल रही है। देखिए, बिल्कुल टीएमसी ने जो है यहाँ पर अपनी कैंडिडेट लिस्ट करने के बाद, यहाँ पे कैंडिडेट को अनाउंस करने के बाद जो है अपने एमजीपी के साथ अपनी जो अलायंस है उसको भी घोषित किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों ने ये तक बताया था कि बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर्स है वो एमजीपी के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी एमजीपी को टीएमसी के साथ जरूर रही है। लेकिन सबसे अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखना होगा कि किसको एमजीपी चुनती है, क्योंकि एक तरफ एमजीपी की ये भी डिमांड है कि अगर हम आपके साथ आते हैं, यानी बीजेपी के साथ आ रहे हैं, जो बातें सूत्रों की ओर से पता चली कि एमजीपी की ये डिमांड है और एमजीपी के सुप्रीमो सुधीर धवालीकर इनकी ओर से कई ऐसे बयान मीडिया को दिए गए हैं कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उनको चीफ मिनिस्टर पोस्ट दिया जाए तो, यानी इन डिमांड के साथ एमजीपी तो क्या ये मानकर चले कि धवालीकर जी मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, इसी ओर में नेगोशिएशन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल फिलहाल एमजीपी अब ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो कांग्रेस, यानी कांग्रेस भी नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल ये जरूर कह सकते हैं कि एमजीपी बीजेपी के साथ जाएगी या एंटी बीजेपी पार्टी के साथ जाएगी। अब ये जरूर दिखता होगा। लेकिन बिल्कुल सुधीर धवालीकर और दीपक धवालीकर जिनके लगातार उनकी जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में कहीं ना कहीं पर निगाहें सबके ऊपर एमजीपी के आने वाले सीट पर भी है, क्योंकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 2 से 3 सीट जो है वो एमजीपी गोवा में निकाल सकती है। वहीं पर वो सीट कहीं ना कहीं एक सरकार बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बिल्कुल जो शर्त रखी गई है नेगोशिएशन के लिए कि एमजीपी इस बार मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, लेकिन बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये जो कि खुद एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ सामने आ सकती है। हालांकि काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा और किस तरीके की नेगोशिएशन जाते हैं वो जरूर देखना होगा। जी अलीसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ देर बाद फिर से आपके पास लौटेंगे और गोवा की सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।